कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट कौन सी ईयर में आया है? 1963। सबसे पहले हमने देखा लिमिटेशन एक्ट क्या बताता है बेसिकली। टाइम बार्ड बताता है, एक लिमिट बताता है कि आफ्टर आफ्टर दैट यू कैन नॉट एंटर द कोर्ट। ठीक है, बेसिकली लिमिटेशन एक्ट किस किस को एप्लीकेबल है? सूट्स, और बेसिकली हम बोले टू ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स एंड फ्यू स्पेशल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और किसको एप्लीकेबल नहीं है? कोई स्पेशल इनएक्टमेंट्स में अगर लिमिटेशन एक्ट एक्सक्लूड किया जाता है तो उसको वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हमने एक केस पढ़ा था अभी, क्या केस था वो? हाँ। तो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट? व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड? बट दैट वाज एन एक्सप्लेनेशन। उस केस में ऐसा नहीं लिखा है कि आप सो रहे थे क्या, ये नहीं लिखा है ना बेटे। अपने इंस्टीट्यूट वाले आंसर शीट्स में ऐसा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? प्रत्यक्ष। फर्स्ट क्लास में तो थे ना? क्या बोला था बॉम्बे डाइंग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने? प्रत्यक्ष नाम है? नहीं याद है। आपका नाम क्या है? तनिष्का। क्या बोला था? फर्स्ट क्लास में नहीं थी? सॉरी। सिमर, बस यही बोला था। पनस। जी हाँ, हमने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम आपका जो रेमेडी है वो खत्म करते हैं, हम रेमेडी पे बार लगाते हैं लेकिन आपका राइट एक्सटिंग्विश नहीं करते हैं। याद आ गया? उड़ गए? चलो। सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था सेक्शन 3? हम्म। ठीक है, और विदाउट एनी, इवन इफ एनी? पीछे से सुन के मत बोलो, वो कुछ भी बोल रहे हैं। हम अपना दिमाग लगाएं तो अच्छा है। क्या बोला था? सेक्शन 3 में क्या लिखा है? हम्म। आई है कि नहीं आई है? तो सेक्शन 3 बच्चे दिमाग में बिठा लो, तुम घर पे नहीं पढ़ रहे हो, 2 दिन हो गए हैं, 2 क्लास हो गई हैं, आगे और सेक्शन आते जाएंगे, आप भूल जाओगे 3 में क्या पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन 3 में हमने देखा था कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वो कोई भी लिमिटेशन के बाद वाले केसेस को नहीं ले, इवन इफ डिफेंडेंट ने कोई प्ली सेटअप की है कि नहीं की है। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। वंस कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर है तो भी नहीं कर सकता, डिक्लेयर्ड कि लिमिटेशन के पीरियड बाहर है तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। बाहर है मतलब बाहर है। ठीक है, ये 2 केसेस पढ़े हैं सबने? पैसे लिए थे मतलब? 3 साल बाद आप आओगे, कितने भी प्रूफ है, कितने भी एविडेंस है, आपका केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो, ये केसेस पढ़े हैं सबने? अगर किसी को डाउट हो तो क्लास के बाद में पूछना, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के आना। चलो, सेक्शन 5। सेक्शन 3 के बाद हमने डायरेक्टली क्या पढ़ा था? सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज का मतलब, इनका नाम क्या है? आयशी।
हम्म। किन केसेस में सफिशिएंट कॉज एक्सेप्टेबल नहीं होता है बच्चे? नहीं होता है, एम आस्किंग। ऑर्डर 21 और सूट्स में, ठीक है। अभी रीजन क्या है, क्यों नहीं होता सूट्स और ऑर्डर 21? क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है। वेरी गुड। देखो बच्चे, सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज को उन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब ऐसे किया है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ आप टाइम पीरियड के बाद आए हो पर आपके पास जेन्युइन रीजन है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद कोर्ट आपकी आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड भी एप्लीकेशन ले सकता है। सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन नहीं लेगा। लेकिन 5 एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्यू सफिशिएंट कॉज पढ़े थे हमने, जो हमको बुक्स में उन्होंने डिस्क्राइब किए, वो क्या थे? सीरियस इलनेस, अगर इम्प्रिजमेंट है और रॉन्ग एडवाइस फ्रॉम द एडवोकेट, गुड फेथ में अगर आपके रॉन्ग रॉन्ग ये एडवाइस फ्रॉम द हाई कोर्ट, और ठीक है सर्टिफाइड कॉपीज आपको नहीं मिली। ठीक है, ये बेसिक कुछ सफिशिएंट कॉज हमने पढ़े थे जो वो हमसे पूछ सकते हैं। अब बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क करो इस बॉक्स को, द टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन द टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज। तो टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज मतलब कि कैसे हम डिफाइन करें सफिशिएंट कॉज है कि नहीं है। आपको मैंने क्या समझाया था, कैसे डिफाइन होता है? अच्छा, अभी कोई पास कर दो ना, कोई दो लोग बैठे हो तो एक नोट्स पास कर दो ना प्लीज। दे दिया? उसके आपके पास है? किस किस की फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास है क्या? सेकंड? फर्स्ट क्लास है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो पूछना, हम थोड़ा फ्रेश सेक्शन ही स्टार्ट करेंगे अभी। चलो, टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज, ये मैंने बताया था कि कौन बताएगा सफिशिएंट कॉज है या नहीं है? कोर्ट। तो ये कहीं डिफाइंड है क्या कि ये कॉजेज हैं जिनको हम सफिशिएंट कॉज बोलेंगे? नहीं। तो टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज प्योरली ऑन इंडिविजुअल टेस्ट, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब अगर ये वाले जज को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है तो एक्सेप्टेड है, दूसरे जज को शायद नहीं लगता तो नॉट एक्सेप्टेड है। ठीक है, केस टू केस, जज टू जज, सब जगह ये डिफाइन अलग तरीके से करता है, इसलिए इसकी कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। और इसका टेस्ट भी यही है कि एक इंडिविजुअल को अगर लगता है, उसको इंट्यूशन आते हैं कि हाँ एक्सेप्ट किया जाएगा तो ठीक है, वरना ये नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क किया, देयरफॉर नो टू केसेस कैन बी ट्रीटेड अलाइक। हर 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 केस में, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि समटाइम्स अगर हम कोर्ट को ईमेल डाल देते हैं कि हम कोर्ट में नहीं आ पाए क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, तो कुछ जजेस उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन कुछ उसे नहीं एक्सेप्ट करते, भले वो सेम केस क्यों ना हो। The statute of limitation has left the concept of sufficient cause delightfully undefined, thereby leaving to the court a well-intended discretion to decide the individual cases whether circumstances exist establishing sufficient cause. Completely किसके डिसीजन पे छोड़ दिया है? कोर्ट के, कि कोर्ट डिसाइड करेगा अपने इंटेंशन से कि ये एक सफिशिएंट कॉज है कि नहीं है। ये स्टैब्लिश कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ये केस होमवर्क मार्क करो, और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो प्लीज करके आना। नहीं, आपका जिस कोर्ट में आपका केस चलता है आप उसी जज को अप्रोच करोगे। मना कर दिया तो फिर बस, ऐसे नहीं है कि 15 जजेस हैं तो 15 कोर्ट। बच्चे डिफाइंड होता है आपका कोर्ट, आपने जब रजिस्टर कोर्ट में जब आपने एप्लीकेशन रजिस्टर की ना तो डिफाइंड हो जाता है कि इस कोर्ट रूम में इस जज के अंदर आपकी पूरी सुनवाई होगी। तो फिर आप ऐसे बाहर निकल के दूसरे कोर्ट रूम नहीं जा सकते कि आप लेंगे क्या मेरी एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है। पैनल बैठती है, जब पैनल बैठती है तो मेजोरिटी होता है। और अगर आप पैनल सपोज इवन नंबर्स की ही है तो सेम 50-50 आ रहा है तो फिर एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है इस चीज को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, चलो ये वाले केसेस भी होमवर्क मार्क करो। सेक्शन 3 हो गया बच्चे हमारा, सेक्शन 5 हो गया। अब हम न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सेक्शन 6, 7 और 8, एक साथ देखेंगे। देखो बच्चे, सेक्शन 6 बोलता है कि अगर कोई पर्सन
आपके पास कोई अगर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी यानी जो एबल नहीं है, ठीक है, इधर, हाँ, हैंडीकैप नहीं, पर लॉ के हिसाब से, हाँ, लॉ के हिसाब से डिसेबिलिटी आती है माइनर, इंसेन या फिर इडियट, ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं, माइनर, इंसेन या फिर इडियट, इडियट यानी पागल, हाँ, हाँ आप बोल सकते हो, ठीक है, इंसेन भी पागल। देखो सेक्शन 6 बोलता है कि अगर किसी को डिसेबिलिटी है, कोई इंसेन है, कोई पागल है, मतलब इंसेन मतलब अगर ड्रंक है कोई पर्सन, तो उस टाइम पीरियड पे उसको होश नहीं होता है कि वो कोर्ट में जाके बात कर सकता है कि नहीं, तो इस टाइम पे अगर आपका लिमिटेशन पीरियड चल रहा है तो सेक्शन 6 बोलता है जब आपकी इंसैनिटी, जब आपकी इडियटनेस, जब आपकी माइनॉरिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद हम आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, तीनों सेक्शन साथ में चलते हैं क्योंकि, ठीक है, राम है कोई, ठीक है, राम है माइनर, कितने साल का है, 16, मेजॉरिटी की एज क्या होती है, 18, तो अभी क्या ये कोर्ट में जा सकता है एज पर सेक्शन 6? नहीं जा सकता। सपोज ये माइनर है लेकिन बिजनेस करता है, बिजनेस करता है, इसके भी 10 लाख रुपीस कहीं फंस गए हैं, इसको किसी से 10 लाख रुपीस लेना है, तो क्या ये कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। इसके पास लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? 3 इयर्स। हम मान लेते हैं कि अगर आज इसके साथ कांड हुआ है जो कि है 28 जुलाई, ठीक है, आज इसके साथ हुआ है, तो इसके पास आज से 3 साल है। हम अगर यूजुअल सेक्शंस देखें तो, ठीक है, सेक्शन 6 बोलता है कि जब आपके ये 2 साल खत्म हो जाएंगे ना, मतलब जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे, तब से हम आपके 3 इयर्स चालू करेंगे। क्लियर है सबको? तो अगर किसी केस में 12 साल है, किसी केस में 6 साल है, किसी केस में 1 साल है, तो ये सब साल कब चालू होंगे? जब उसकी माइनॉरिटी या फिर इंसेनिटी या फिर इडियटनेस खत्म होएगी, उसके बाद। कैलेंडर, कैलेंडर। क्लियर है सबको? क्या बोल रही हूं मैं कि जब कोई पर्सन डिसेबल है, डिसेबल यानी माइनर, कोई दिक्कत नहीं बोलना, लॉ के जैसे पढ़ो, ठीक है, माइनर हो, इंसेन हो या फिर कोई इडियट हो, इसकी जब ये डिसेबिलिटी खत्म होगी उसके बाद इसका लिमिटेशन पीरियड चालू होगा। सबको समझ आ गया सेक्शन 6? किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब ऐसे समझो कि अगर सेक्शन 7 समझा रही हूं, ठीक है, सेक्शन 7 कहता है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल का केस है, ठीक है, तो एक पार्टी है, 2 पार्टी है और 3 पार्टी है। ये 2 भाई हैं, ये इसका सन है, ठीक है, तो ए, बी और सी, 2 भाई बिजनेस करते हैं, साथ में एक भाई का बेटा भी बिजनेस करता है, लेकिन ये अभी सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है, ठीक है। माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स, यस, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, अब इनके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, इनने बिजनेस किया था, इनके भी 10 लाख रुपीस कहीं पे फंस गए हैं। अब अगर आपको कोर्ट आना है, अगर आपको कोर्ट आना है और डिसीजन मेकिंग सिर्फ मिस्टर ए की है, डिसीजन मेकिंग किसकी है? सिर्फ मिस्टर ए की, तो आपका लिमिटेशन पीरियड आज से चालू है, आप कोर्ट आ जाओ, ठीक है। 3 साल के बाद आओगे तो आपकी एप्लीकेशन इंटर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग तीनों की है, मतलब तीनों के जब तक कंसेंट नहीं मिलेगी तब तक हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो फिर माइनर क्या है? अभी डिसेबल्ड है। तो जब ये एबल्ड हो जाएगा, मतलब जब ये 18 का हो जाएगा, कितने साल और करना है इनको? रुकना है 8 साल। 8 साल बाद ये कोर्ट आएंगे और 8 साल बाद इनका 3 साल स्टार्ट होगा। समझ आ गया सबको? पर अब वो डिसेबल्ड है, वो कोर्ट नहीं आ सकता। वो 10 साल वाले को पता ही नहीं है कि कैसे जाएगा। आप 10 साल वाले की वो भी तो सोचो, मेंटल स्टेट, तो भी चलेगा। अगर वही है कि आप आपस में डिसाइड करो ना, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास मत आओ, हम कह रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि यार माइनर की कंसेंट लगेगी, ये अभी 10 साल बताया, सपोज ये 16 का ही है, तो अगर आप बोल रहे हो कि यार 16 साल वाले ने ही हमको ये नया स्टार्टअप का आइडिया दिया था, उसी का ही सब कुछ है, उसके बिना हम नहीं कर सकते, तो आप कोर्ट तब आओ जब उसकी ये माइनॉरिटी
खत्म हो जाएगी। अगर कोई 1% या 2% डिसाइड कर सकते हैं और वो मेजर है, वो इनसे नहीं है, वो इडियट नहीं है, तो वो कभी भी कोर्ट आ सकते हैं ड्यूरिंग दोज 3 इयर्स। इन सब के लिए प्रिस्क्राइब पीरियड क्या हो गया बच्चे फिर, जो है। लेकिन स्टार्ट कब होगा प्रिस्क्राइब पीरियड, जब आपकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर है। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो वो कोर्ट नहीं आ सकता। सेक्शन 7 बोलता है अगर कॉमन पीपल है और सबकी कंसेंट चाहिए तो वो कोर्ट कब आएंगे, जब उनमें से जिस पर्सन को डिसेबल्ड है वो डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद। सबको 6 और 7 समझ आ गए अच्छे से? किसी को कोई डाउट? नहीं। हाँ तो वही है ना कि जब आप इनसे नहीं हो तब आप कोर्ट आओ। बच्चे अग्रीमेंट में ये आप जब बोल रहे हो साउंड माइंड था नहीं था, ये आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अब टाइम पीरियड भी इसके नेक्स्ट सेक्शन है कंपटीशन की, कैसे हम टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। अगर अगर अग्रीमेंट में है कि इस टाइम पीरियड पे वो अनसाउंड रहेगा तो भी लॉ इतना उसको कंफ्यूज नहीं करेगा। आपके अंदर अनसाउंडनेस है और वर्ड उन्होंने अनसाउंड नहीं यूज किया है, वर्ड उन्होंने इनसेन किया है, इडियट किया है और माइनर किया है। ठीक है। तब भी अनसाउंड माइंड के लिए भी लिमिटेशन पीरियड पूरा 3 साल रहेगा। जिस पीरियड में तुम नहीं हो अनसाउंड माइंड उसमें आ जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइब पीरियड 3 इयर्स है। ठीक है। किस चीज का अग्रीमेंट? तो वो अपन ने लास्ट वाले केस में भी डिस्कस किया था ना कि बीच में अगर आपके बीच में अग्रीमेंट हो गया है तो फिर लिमिटेशन पीरियड वहां से चालू होगा। ठीक है। चलो सेक्शन 8। सेक्शन 8 इन दोनों को कंट्रोल करता है। सेक्शन 8 क्या करता है, 6 और 7 को कंट्रोल करता है। अब आपके दिमाग में जो आ रहा था कि मैडम तब तो 8 साल खत्म हो जाएंगे, 8 साल में एविडेंसेस आई एम सॉरी खत्म हो जाएंगे, विटनेस गायब हो जाएंगे, तो इतनी लेट आप ही बोल रहे हो कि लिमिटेशन पीरियड बोलता है कि सो रहे थे क्या, क्यों नहीं आए कोर्ट, तो इतनी लेट हम कैसे जाएं। तो सेक्शन 8 कहता है कि आपका अगर डिसेबिलिटी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद 3 साल ही मिलेंगे, उसके बाद आप नहीं आ सकते। सो सपोज एग्जाम्पल, राम है, आज वो है 10 साल का। ठीक है। ठीक है बच्चे, और ईयर चल रहा है 2000। ठीक है। इसकी माइनॉरिटी कब खत्म होगी, 2008 में। अब कोई ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी या ऐसा कोई बड़ा मैटर है जिसमें इसके पास कितने साल है, लिमिटेशन के अंदर 12 साल है, मतलब ये 12 साल कोर्ट जा सकता है। तो क्या आज की डेट में 2000 वाले साल में ये कोर्ट जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। कब जा सकता है, 2008 में। और सेक्शन 6 क्या कहता है, 12 साल कब से चालू होंगे, 2008 से। वेरी गुड। ठीक है। तो 2008 से चालू होंगे, तो ये जो आप बोल रहे हो कि मैडम 8 साल में तो सब चीजें गायब हो सकती हैं, एविडेंसेस खत्म हो सकता है, इसकी मेंटल स्टेट चेंज हो सकता है, ये और मिच्योर हो जाएगा, पर इसके साथ गलत तो आज हुआ है। तो हम बोलते हैं कि लेकिन ठीक है आप मेजर हो जाओ तब आओ। 2008 के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 2011 तक के लिए ही आ सकते हो, हम आपको 12 साल नहीं देंगे। तो इसके पास एक्चुअल में जब ये 10 साल का था तो 8 साल ये हो गए और 3 साल ये हो गए कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन आया, फिर से समझाऊं। सेक्शन 6 तुम बताओ क्या बोलता है, अगर कोई माइनर है तो कोर्ट में कब आएगा, जब माइनॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो उसका लिमिटेशन पीरियड कब चालू होगा, जिस दिन वो मेजर होगा, जिस दिन वो 18 हैप्पी बर्थडे मनाएगा उस दिन से उसका प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ फाइलिंग अ सूट इन अ कोर्ट चालू हो जाएगा। सेक्शन 7 क्या बोलता है, 2-3 पार्टनर्स हैं, दोनों की कंसेंट, ग्रुप मेजर आपको सबकी कंसेंट चाहिए, तो और में से कोई एक डिसेबल्ड है तो जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो तब आप कोर्ट आ सकते हो। अब जब इन सेक्शंस में, अभी 3 साल समझ रहे थे हम, 12 साल समझते हैं, जब इन सेक्शंस में हमारे पास 12 साल प्रिस्क्राइब पीरियड है कि हम कोर्ट में केस जाने के लिए हमारे पास कितने साल है, 12 साल, पर हम तो माइनर है, हमारा पार्टनर तो माइनर है, तो हमको वो टाइम पीरियड भी रुकना पड़ेगा जब ये मेजर हो, और उसके बाद हमारे पास वायर और 12 साल है, फिर तो हम 12 साल तक कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 8 क्या करता है,
क्या बताया था मैंने, क्या करता है सेक्शन 8, कंट्रोल करता है किस किस सेक्शन को, 6 और 7 को। तो हम जैसे इंडिविजुअल सोचते हैं कि अभी तो मेजर हुआ है, आज तो बर्थडे चालू हुआ है, अब बर्थडे से 12 साल है इसके पास, नहीं है आपके पास 12 साल। क्लियरली सेक्शन 8 ने डिस्क्राइब कर लिया है कि अगर आप डिसेबल्ड हैं अंडर सेक्शन 6, अगर आपका पार्टनर डिसेबल्ड है अंडर सेक्शन 7, उसके बाद अगर आप बोलते हो कि हमारा लिमिटेशन पीरियड इसकी डिसेबिलिटी के बाद आएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम है बच्चे, 3 साल। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या हुआ कि यार डिसेबिलिटी खत्म करो, फिक्स पीरियड क्या है, 3 इयर्स। ठीक है, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या हुआ, डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद कितने साल हैं, 3 इयर्स। पर क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमसे पूछा जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें 6, 7, 8 तीनों पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली आपको समझ आ गया कि हाँ 3 साल है कोर्ट जाने के लिए, लिखने के लिए 6, 7, 8 तीनों पता होने चाहिए। किसी को कोई डाउट पूछो, सबको समझ आ गए तीनों सेक्शंस अच्छे से। आफ्टर डिसेबिलिटी, हाँ कुछ भी हो जाए, ठीक है। सेक्शन 6 इज एन एनेबलिंग सेक्शन टू एनेबल पर्संस अंडर डिसेबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर लीगल राइट्स विद अ सर्टेन टाइम। जो लोग डिसेबल्ड हैं वो उसके लिए कौन सा है, सेक्शन 6। सेक्शन 7 सप्लीमेंट सेक्शन 6 एंड सेक्शन 8 कंट्रोल दीज सेक्शंस, क्योंकि 6 और 7 थोड़े साथ साथ चल रहे थे और 8 पूरा अलग चल रहा था, बल्कि दोनों को कंट्रोल करता, विच सर्व्स एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 6 एंड 7। तो सेक्शन 8 क्या हो गया बच्चे, एक्सेप्शन हो गया। The combined effect of 6 and 8 is that where the prescribed limitation period expires before the cessation of disability, ठीक है, मतलब कि उसकी डिसेबिलिटी होने खत्म होने के पहले ही लिमिटेशन पीरियड भी खत्म हो गया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस बिफोर अटेनिंग द मेजोरिटी द माइनर विल नो डाउट बी इंटाइटल्ड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम द अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी। तो मैंने आपको बताया कि 3 साल कभी भी खत्म हो, लेकिन जब उसका लिमिटेशन, जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी, फिर उसको फ्रेश 3 साल मिलेंगे। Subject to the condition that in no case the period extended by under section 6 shall by virtue section 8 exceeds only 3 years from the cessation of disability। क्लियर है, एक बार सब रीड करो और जो मैंने समझाया वो समझ आ रहा है इसको पढ़ के, क्योंकि लैंग्वेज अलग होती है बच्चे। स्टिकी नोट्स हैं सबके पास, लगाओ, स्टिकी नोट्स हैं, जिसके पास नहीं है वो वहीं पे शॉर्ट में लिख ले भले। सब रखना स्टिकी नोट्स में, थोड़े थोड़े शॉर्ट आंसर्स ना, आपको जैसे लैंग्वेज कहीं डिफिकल्ट हो कि आप 3 मंथ्स भी बाद इसको पढ़ोगे तो आपको याद आ जाए, ठीक है। लगा, लिखा, बोलू, सेक्शन 6 सेक्शन 6 it extends period of limitation, it extends period of limitation for a person, it extends period of limitation for a person who is a minor, insane or idiot। लिख लिया, इसके जस्ट नीचे लिखो सेक्शन 7 this applies when one out of several person, this applies when one out of several person, section 7 लिख रहे हैं हम, हाँ, this applies when one out of several persons who can file suit or make an application suffers from disability
सेक्शन 8 ये वाला हुआ, who can file suit or make an application suffers from disability. Section 8, it is an exception to section 6 and 7. It is an exception to 6 and 7 and control these sections full stop, ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम 3 years, ताकि आपको आगे के लिए याद रहे। मैक्सिमम 3 years हो गया सबका। चलो आगे पढ़े। सेक्शन 6, 7, 8 must be read together. 8 imposes a limitation on concession. इसको मार्क करो। सेक्शन 8 सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है imposes a limitation on concession, मतलब कि 6 और 7 आपको क्या दे रहे हैं, और ज्यादा लिमिटेशन पीरियड दे रहे हैं। डिसेबिलिटी खत्म करो फिर से फ्रेश पीरियड चालू हो जाएगा। इस पे जो है ना लिमिटेशन आ रही है, जो आपको कंसेशन मिला है ना, डिसेबिलिटी खत्म करो और फिर कोर्ट आओ, इस पे एक लिमिटेशन आ रही है जो कौन लगा रहा है, सेक्शन 8 लगा रहा है। Section 7 and 6 to a person disability up to a maximum of 3 years after the cessation of disability. मार्क कर लो, क्लियर वर्ड्स में लिख दिया है कि आपको कितने साल मिलेंगे, हमेशा 3 years. The period of 3 years under section 6 to be counted not from the date of attainment of majority by person and but from the date of cessation of minority or डिसेबिलिटी। जिस दिन माइनॉरिटी खत्म होगी उस दिन से हम स्टार्ट कर देंगे, एक दिन का फर्क वो कर रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लाइन लिखा है बोथ दी सेक्शन 6 एंड 7 गो टुगेदर। सेक्शन 7 एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 6, वहां मार्क करो इज रिकॉग्नाइज्ड एज द टाइम फॉर फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन्ड। ये बताता है एक्चुअली किस दिन से एक कैलकुलेशन चालू हो सकता है, एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की लिमिटेशन पीरियड कहां से होगा हमारे लिए। सेक्शन 6 और 7 बताता है कि जब डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है उस दिन से आपका क्या चालू हो जाता है, लिमिटेशन पीरियड। चलो नीचे एग्जाम्पल देखो बच्चे। The limitation period for filing a suit is 12 years. When the limitation period commenced, X was a minor age of 10 years. इसका limitation period इसके लिए क्या है, एक्चुअल में वैसे 12 साल, लेकिन सेक्शन 8 अगर हम अप्लाई करते हैं तो कितने साल हो जाएंगे, 3 years. Yes, he will not get 12 years after the cessation of minority. He will only get 3 years due to bar of section 8 under limitation act. सबको क्लियर है? सेक्शन 3 क्या था, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट की भाई लिमिटेशन पीरियड है तो फाइल हटा दो, अनलेस या अंटिल इवन इफ कोई प्ली आई हो या नहीं हो। सेक्शन 5 क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन है या फिर अपील है तो सफिशिएंट कॉज के चलते आपको और एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल सकता है। किस किस में नहीं मिलता है सफिशिएंट कॉज, सूट्स में और ऑर्डर 21 में। सेक्शन 6 क्या है, लीगल डिसेबिलिटी है तो उसके बाद क्या करो, बाद में आओ, डिसेबिलिटी खत्म करके आओ। 7 क्या है, सेवरल पर्सन में से किसी एक को डिसेबिलिटी है, उसकी डिसेबिलिटी खत्म करो फिर आओ। सेक्शन 8 इन सबको कंट्रोल करता है। एक्चुअल टाइम पीरियड क्या बोलता है, 3 साल ही मिलेगा। वेरी गुड, सबको समझ आ गया ना? नीचे मार्क करो, डिसेबिलिटीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है कंटिन्यूस रनिंग ऑन टाइम। देखो आपका नाम क्या था, दिव्यांश। दिव्यांश ने क्वेश्चन किया था कि प्रीवियसली कोई अग्रीमेंट हो, बीच में कोई अग्रीमेंट आ जाए, आज अनसाउंड माइंड है, फिर रुक के फिर अनसाउंड माइंड हो गया, तो लिमिटेशन पीरियड कहाँ से होगा, वो अब आएगा सेक्शन। ठीक है बच्चे, अगर
एक पर्सन है वो आज इनसेन है, ठीक है, आज उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आज वो इनसेन है, वो नहीं आ सकता कोर्ट। अब इसके पास है कितने साल, 12 साल मान लेते हैं। सेक्शन 8 के हिसाब से इसकी इंसेनिटी खत्म होगी, उसके बाद कितने साल है इसके पास, 3 साल है। अब लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया, अब ये बंदा ठीक हो गया है, अब इसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। सेक्शन 9 बोलता है 3 साल चालू हो गए ना, फिर 1 साल बाद फिर से तुम पागल हो गए, फिर से वो इनसेन हो गया, तो हम रुकेंगे नहीं। तुम बोलो फिर से हो रहा है 6 महीने में, फिर से हो रहा है, नहीं, एक बार आपका लिमिटेशन पीरियड चालू हुआ तो वो क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर आप खुद से आओ, किसी के थ्रू आओ, या इस चीज को कैसे भी करके हमको रिटर्न में लिख के प्रूव करो, हम लिमिटेशन पीरियड की वजह से नहीं रुकेंगे। मतलब फिर आप सफिशिएंट कॉज दे दो, सेक्शन 6 लगा लो, 7 लगा लो, हम नहीं सुनेंगे। क्लियर है सबको? तो वंस इट इज डिक्लेयर्ड, जैसे माइनर में तो आपको समझ आ ही गया कि वो मेजर हो गया तो मतलब लिमिटेशन पीरियड चालू ही हो गया। इडियटनेस ने और इनसैनिटी में ये डिसेबिलिटी एक बार खत्म हुई और आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, तो फिर हम इस चीज को नहीं रोक सकते। अब आप सबके दिमाग के एंटीनास खड़े हो गए, तो मैम ऐसे कैसे प्रूफ होगा, ऐसे कैसे पता चलेगा कि फिर से आई है, ये कौन डिसाइड करेगा कि इनसैनिटी खत्म हो गई है, ये सारे क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में आ गए। प्रैक्टिकली समझो अगर इस चीज को बच्चे, तो आप कोर्ट आ रहे हो, ठीक है, आपको पता है इंसेनिटी खत्म हो गई है और आपके ऑफ कोर्स लीगल काउंसिल ने आपको गाइड किया होगा इस चीज में, उसके बाद सारा डिस्क्रिशन कोर्ट का है, उसे मानना होगा वो मानेगा, उसे नहीं मानना होगा तो वो नहीं मानेगा। क्लियर है सबको? अभी किसी को कोई डाउट सेक्शन 9 में? सेक्शन 9 क्या बोल रहा है बच्चे, वंस अ टाइम हैज बिगन टू रन इट विल नॉट स्टॉप। सब 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 पेपर्स मांगते हैं वो लोग, एवरीथिंग। इंक्वायरी बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज्यादा हो गया, इंक्वायरी प्रॉपर होती है और उसके बाद ये चीज डिसाइड होती है, ठीक है। कई केसेस सिर्फ लिमिटेशन की वजह से ही बहुत लंबे चल जाते हैं। According to Section 9 of the Act, where once time has begun to run, no subsequent disability or inability or institute a suit, make an application, can stop it, provided that where the letters of administration to a state of creditor have been granted to his debtor, ये एक example दिया हुआ है, the running period of time for suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues. अब एक बच्चा माइनर है, ठीक है, आज माइनर है, 2 साल बाद मेजर होगा, जैसे ही मेजर हुआ लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया, लेकिन इनसेन हो गया, तो फिर क्या होगा, टाइम रुकेगा? टाइम नहीं रुकेगा। तो सब्सिक्वेंट किसी भी तरह की डिसेबिलिटी आएगी, हम नहीं रुकेंगे। तुम्हारे डेटर क्रेडिटर से पैसे लेने थे तुमको, वो चीज सस्पेंड नहीं करेंगे हम। क्लियर है? The rule is based on an English dictum. The time once it has commenced to run in any case will not cease to be so by reason of any subsequent event. अब बच्चे एग्जाम में वो आपको ये लाइन देके बोलते हैं एक्सप्लेन, ठीक है, समझो, इसलिए हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, हमको तुमको बोर नहीं करना है, पर कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के आपके ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको मार्क करो, इधर स्टार मार्क करो कि ये लाइन देके वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9। कोई भी सब्सिक्वेंट टाइम, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी की वजह से आपका लिमिटेशन वाला टाइम पीरियड नहीं रुकेगा। द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन इज लिमिटेड टू सूट्स एप्लीकेशन ओनली एंड डज नॉट अप्लाई टू अपील। मतलब अपील में रोक सकते हैं वो लोग। क्यों रोक सकते हैं अपील में? सूट और एप्लीकेशन में अगर इंसेनिटी थी, फिर से आ गई, तो लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा, लेकिन अपील के केस में रुक सकता है। क्यों? उसमें टाइम पीरियड डेज का होता है ना, डेज का होता है अपील में, 45 डेज, 60 डेज, 30 डेज, इसलिए, ठीक है। तो जिसमें आपको लिमिटेशन पीरियड कम है, उसमें थोड़ा सा लॉ भी आपको छूट देता है। For application applicability of Section 8 is essential that the cause of action or right to move the application must continue to exist subsisting on the date of a particular application is made. It is a right itself and has been taken away by subsequent event. No question of bar of limitation will arise at a starting point of limitation for a particular application will deem not to have been commenced. मतलब इसका मतलब है entirely यही कि अगर आप को इंसेनिटी खत्म हुई, आपने एप्लीकेशन दर्ज कर दी, उसके बाद आपको फिर से इंसेनिटी हो रही है, तो हम इस चीज के लिए रुकने वाले नहीं। हम ऐसे ही मानेंगे कि आपको कभी कुछ हुआ ही नहीं था।
ठीक है, once you have filed an application it will continue and accepted the way it was. क्लियर है? चलो बच्चे, अब मुझे तुम कौन कौन केस नहीं पढ़ के आया है? क्यों? कौन सा पेपर था? तो ये फर्स्ट ईयर तो 1-2 घंटे पढ़ते हैं ना अपन। कोई ऐसा तो है नहीं कि संडे भी पूरा दिन तू विद्यालय के बैठा होगा कि अरे कल पेपर है, कल पेपर है, नहीं ना। तो भी ये 15 मिनट का काम था भाई, 15 मिनट भी ज्यादा बोल रही हूँ, पर हाँ 15 मिनट्स का ही काम था। क्यों नहीं पढ़ा ईशांत? अच्छा हाँ, नहीं आई थी। बाकी लोग पढ़ा है? वही तभी तभी पूछ रही हूँ कि क्लियर कर दूं ऐसे, क्योंकि आते जाएंगे केसेस। पढ़ा है एक बार? क्यों नहीं पढ़ा? ये याद था कि क्लास आना है, तो फिर ये याद नहीं आया क्या पढ़ाया आज? अभी से नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे आगे भी, मैं बता दे रही हूँ। देख रहे हो ना, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल है। थोड़ी लैंग्वेज तो अभी, जब तक 1-2 एक्ट्स नहीं पढ़ोगे तब तक लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा अभी लगेगा, तो रीडिंग करोगे तो ही क्लियर होगा ना बच्चे। पढ़ा है? कौन सा केस रीड किया था? पढ़ लिए थे, समझ आ गए? गुड। आपने नहीं आए थे? ठीक है, अभी ने पढ़ लिए हैं? पढ़ना जरा। चलो, पहला केस मैंने ये दिया था, SM गोदभाई। रीड करना। इन दिस केस CP यानी CPC अलग है, ये CP लिखा है बच्चे। आप पढ़ रहे हो तो आप इतना तो थोड़ा गूगल करके अपन रिसर्च भी कर सकते हैं ना कि क्या हो सकता है इसका मतलब। CP यानी कंपनी पेटिशन, NCLT में फाइल हुआ है केस। NCLT में कौन से केसेस जाते हैं? कंपनीज के, तो CP यानी कंपनी पेटिशन। फाइल्ड बाय से पढ़ना। रिजेक्टेड, बार्ड। अक्रूज। अथॉरिटी। देखो बच्चे, इसलिए रीड करने को बोल रही हूँ, इसको कितने सारे टर्म्स है जो शायद ये पहली बार सुन रहा है, तो रीड करने में किसी के लिए बहुत आसानी होती है कि हाँ ठीक है, हमने कॉन्वेंट जैसे स्कूलों से पढ़ा है तो हमें आता है। बाकी किस कभी कभी हमको छोटा छोटा ऐसे, वो मत हो, कॉन्वेंट में स्पेशली ऐसे ही सिखाया जाता था कि बाहर वाले स्कूलों से आप थोड़ा डिफर ही करोगे। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं जो शायद रीड करने में हमको अभी प्रॉब्लम, क्योंकि हम पहली बार कोई लॉ पढ़ रहे हैं, कोई कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब एक्ट ये वाले केस में देखो कितना क्लियरली बताया है। अगर आपको सब कुछ नहीं आता, इतना तो समझ आता है कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन, इतना तो समझ आता है क्यों रिजेक्ट की। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ना, तो लिमिटेशन का केस है, टाइम बार्ड हो गया था इसलिए हमने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद कोर्ट ने कुछ कहा भी है, स्टेटिंग दैट, वो बोल रहा है कि हम सेटिस्फाइड हैं लिमिटेशन वाली एप्लीकेशन से, कि हाँ सेक्शन 9 इस पे आएगा। सेक्शन 9 क्या पढ़ा हमने अभी? 6, 7, 8, 9 क्या था बच्चे? सब वापस आ जाओ। बहुत ही प्यारे हो, अभी छोटे छोटे से हो। सुनो,
137 आर्टिकल उसमें लिखा है, चलो हमको नहीं पता, आर्टिकल 137 हम साइड कर देते हैं। उसके बाद वो लिखा है कि व्हेन द राइट टू अप्लाई अक्रूज, राइट टू अप्लाई खत्म हो गया है, अक्रू कर रहा है, अभी तक पेंडिंग है आपका राइट, अब वो नहीं है आपके पास। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपके इनवॉइसेस थे वो 3 साल पहले के थे। जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के में है उसमें बेसिकली कोई पर्सन उसको पैसे नहीं दे रहा होगा और उसने उसको बिल्स इशू किए होंगे, तो वो सामने वाला इंसॉल्वेंट है, इसलिए वो एनसीएलटी आया है। तो वो कह रहा है आपके इनवॉइसेस क्या हैं, 3 साल पुराने हैं, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। 3 साल से तुम्हारे बिल्स किसी ने पे नहीं किए, तुम कोर्ट क्यों नहीं आए, कहाँ सो रहे थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी। अभी किसी को इस केस में कोई डाउट है? नहीं। चलो नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। रामलाल सिमर, सिमर राइट, रीड करना, रामलाल वर्सेस, ये पढ़ा था क्या हमने उस दिन? सारे केसेस होमवर्क है, सारे केस लॉज होमवर्क, ताकि आप पढ़ो जाके। सफिशिएंट कॉज के ऊपर वाला, थोड़ा जोर। जुडिशली, आर्बिटरली। देखो बच्चे, अब वो कह रहा है कि तुमको बताना है ना तुम एक एक दिन लेट क्यों हुए। अगर तुम मेरे पास 3 साल के बाद आ रहे हो, आई एम सॉरी, अगर तुम मेरे पास अपील्स है, हम मान लेते हैं 30 दिन के बाद आ रहे हो, तो तुम एक एक दिन बताओ कि 31 डे क्यों नहीं आए, 32 डे क्यों नहीं आए, 33 डे क्यों नहीं आए, हर दिन का तुम बताओ। अगर तुम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हम तुम्हारी एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। जुडिशियली ये चीज एक्सप्लेन नहीं है, मतलब कहीं पे सफिशिएंट कॉज डिफाइंड है क्या, नहीं है। तो लॉ में डिफाइंड नहीं है, आर्बिट्रली है, मतलब उसके पास सेल्फ पावर है, खुद के पास उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो डिसाइड करे कि ये नहीं आया था, अरे इसके पास रीजन है, चलो एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं हर दिन क्यों नहीं आया। ठीक है, वो नहीं दे पा रहा था सफिशिएंट कॉज। जी रामदेव, राम, रामे गोडवा, आपका नाम आप भी दिया है ना, एक लास्ट, आपका नाम क्या है? हिमांशी, रीड करना प्लीज। सीधे सुप्रीम कोर्ट से पढ़ो, कोई बात नहीं। लिबरल कंस्ट्रक्शन, बोनाफाइड, डिले। देखो अब वो कह रहा है कि सफिशिएंट कॉज को आप कहीं डिफाइंड तो है नहीं, तो उसको लिबरल कंस्ट्रक्शन लो। लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, हमको एक चैप्टर है जहां पे वो बताएंगे कि लॉ को किस तरीके से इंटरप्रिटेट करना है। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जो सफिशिएंट कॉज का अगर आपको इंटरप्रिटेशन देखना है तो आप हमेशा क्या लो, लिबरल कंस्ट्रक्शन। लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब ओन सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर लो कि क्या हो सकता है सफिशिएंट कॉज। और ये हमने इसलिए कहा है ताकि जस्टिस किसी के साथ, मतलब इन, वो बोलते हैं इंसाफ चाहिए, तो किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, जो सबके साथ ट्रीटमेंट है वो करीबन एक जैसा ही हो। तो अगर जज को लगता है कि यार इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है इसलिए ये नहीं आ पाया, तो एक्सेप्ट किया जाएगा। और हम जज को भगवान मानते हैं, तो वो हमारे साथ बोनाफाइड वे में ही काम करेंगे। डेलिब्रेट इन एक्शंस, जानबूझ के हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। ना ही वो ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब किसी भी तरीके की हमारी बात को निगलेक्ट भी नहीं करेंगे, वो सुनेंगे और वो सही बात ही करेंगे। इस तरीके से उनने सफिशिएंट कॉज को डिफाइन किया गया है इस केस में। ठीक है, बाकी केस लॉस प्लीज पढ़ के आना। मुझे समझ आ रहा है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ चीजें हैं उनको समझने के लिए, इसलिए रिक्वेस्ट है कि पढ़ के आना। इसके बाद रिक्वेस्ट नहीं होगी, क्लास से बाहर बैठेंगे आप। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन